हाय एवरीवन, आई एम समान सैफी और ये मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है आपके लिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CSI NET एंड द गेट और एज वेल एज आपका IIT जैम जेई मेन एंड जेई एडवांस के लिए। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वो मेरा थर्मोडायनेमिक्स है। क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली है क्या, उसके बाद देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स है किस टाइप की सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, देखेंगे जो बेसिक टर्म है थर्मोडायनेमिक्स की वो क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। जो थर्मोडायनेमिक्स जो है आपकी वो दो वर्डों से मिलकर बनती है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो प्लस डायनेमिक्स। और आपका जो थर्मो का मतलब है, आपका थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो का क्या मतलब होता है? हीट। और हीट से आपका यहाँ पर मतलब है एनर्जी। एनर्जी, ठीक। और डायनेमिक्स जो है आपका एक फिजिक्स का वर्ड है जिसका मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है? मोशन, ठीक। अगर मैं इन दोनों वर्डों को कंबाइन करूं, थर्मो प्लस डायनेमिक्स को, तो मेरा क्या बनेगा? मेरा बनेगा एनर्जी इन मोशन। एनर्जी इन मोशन। और एनर्जी इन मोशन से यहां पर क्या मतलब है थर्मोडायनेमिक्स में? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन different form, between different forms, ठीक। कितनी बार क्लियर हुई? वापस से देख लेते हैं। थर्मोडायनेमिक्स हमारे दो वर्डों से मिलकर बनता है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। आपका थर्मो का क्या मतलब होता है? हीट। और हीट से यहाँ पर क्या मतलब है? आपका एनर्जी। और जो डायनेमिक्स क्या है? आपका फिजिक्स का वर्ड है जिसका मतलब क्या होता था? मोशन। और अगर मैं इन दोनों वर्डों को कंबाइन करूँ, थर्मो प्लस डायनेमिक्स, तो मेरा क्या बनेगा? एनर्जी इन मोशन। और एनर्जी इन मोशन से क्या मतलब है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट फॉर्म। अब तक हमने देख लिया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो अब बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या डे टू डे लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स मेरा एक ऐसा टॉपिक है जो कि मैं डे टू डे लाइफ में भी रिलेट कर सकता हूँ। सपोज आपके पास कोई व्हीकल है या कार है, ठीक। तो उसमें क्या डलवाते हो? पेट्रोल या डीजल डलवाते हो। पेट्रोल और डीजल की हेल्प से आप कोई बाइक या व्हीकल चलाते हो। तो उसमें एक्चुअली क्या हो रहा था, जो आपका हाइड्रोकार्बन है, जो पेट्रोल जो होता है वो किससे बना होता है? हाइड्रोकार्बन से। तो वहाँ हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद आपकी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद आपका कोई व्हीकल या बाइक वगैरह चलती है। वहाँ भी एक तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है, एक तरीके से कन्वर्जन हो रहा है आपका, जो कि आपकी केमिकल एनर्जी स्टोर है हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में, उससे कन्वर्ट हो रहा है आपका मैकेनिकल एनर्जी में। किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन है आपका? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? आपकी मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैकेनिकल एनर्जी में जब कन्वर्जन हो जाएगा उसकी हेल्प से तब जाकर मैं बाइक या व्हीकल चला पाता हूँ, ठीक। तो एक और एग्जांपल देखते हैं डे टू डे लाइफ से। सपोज जो आपके पास LPG गैस होती है, LPG गैस आप घरों में यूज करते हो, घरों के यूसेज में यूज करते हो, या तो कुकिंग के लिए यूज करते हो, या कोई भी खाना या कोई भी रोटी वगैरह बनानी है तब यूज करते हो। तो LPG में भी आपका एक तरीके से हाइड्रोकार्बन ही है। तो हाइड्रोकार्बन जो है आपका वहाँ पर कंबशन होता है। कंबशन होने के बाद जो आपकी कन्वर्जन हो जाता है थर्मल एनर्जी में। जो आपकी हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में स्टोर थी केमिकल एनर्जी, उसका कन्वर्जन किस में हो गया? आपका थर्मल एनर्जी में। जब थर्मल एनर्जी की हेल्प से आप कोई भी खाना या कुकिंग या रोटी वगैरह बना पाते हो, तो वहाँ भी एक तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहाँ से कहाँ पर हुई? आपकी केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में, ठीक। और जब थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया और थर्मल एनर्जी की हेल्प से आपने या तो कोई खाना बनाया, या आपने कोई भी रोटी बनाई, या आपने कोई कुकिंग करी, ठीक। तो अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की। तीसरा एग्जाम्पल जो देखते हैं, सपोज आपके पास जो विंटर होती है, विंटर में आप ठंडे पानी से तो नहाते नहीं हो, हॉट वाटर से नहाते हो, यानी गर्म पानी से ही नहाते हो। तो गर्म पानी करने के लिए आप क्या यूज करते हो? क्या यूज करते हो? हीटर। क्या यूज करते हो? हीटर। तो हीटर जो है एक तरीके से आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है, इलेक्ट्रिकली एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? आपकी थर्मल एनर्जी में। जब थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तो अब आप थर्मल एनर्जी को किसके लिए यूज करते हो? वाटर को हॉट करने के लिए, वाटर को हीट करने के लिए। तब वाटर हॉटर हो जाता है, तब जाकर के आप हॉट वाटर की हेल्प से नहाते हो, ठीक है। वहाँ भी एक तरीके से आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। कहाँ से कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल से आपकी थर्मल एनर्जी, ठीक। और जब थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, तब जाकर के आप वाटर को हीट करते हो या गर्म करते हो, ठीक है, तब जाकर के आप हॉट वाटर से नहाते हो, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा? जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या है?
और जो थर्मोडायनेमिक्स डे टू डे लाइफ में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो अब देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किस टाइप के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, यानी कि जो साइज है सिस्टम के उनके बेसिस पर हम ये देखेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स है मेरी वो किस टाइप के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, वो देखते हैं। ठीक, जो मेरे जो सिस्टम है, जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वो मेरे टू टाइप्स के होते हैं। या तो आपको कोई भी सिस्टम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हो सकता है या आपका कोई भी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हो सकता है। तो अब देखते हैं कि जो सिस्टम है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में से थर्मोडायनेमिक्स कौन से सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। ठीक, तो सिस्टम मेरे पास हुए टू टाइप्स के, कौन कौन से आपके पास, या तो आपको कोई भी सिस्टम मैक्रोस्कोपिक हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक, या आपका कोई भी माइक्रोस्कोपिक। ठीक, जो थर्मोडायनेमिक्स जो एप्लीकेबल होती है आपकी वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होती है, ना कि आपकी माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते थे केमिस्ट्री की, अब क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करते थे। किस में स्टडी करते थे, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो सपोज आपको माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की अगर मुझे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिटरमाइन करनी है तो मैं क्या करता था, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखता था और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखने के बाद मैं उसको सॉल्व करता था, तब जाकर के मेरे पास माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आती थी। तो अगर सपोज मुझे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की अगर एनर्जी डिटरमाइन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसको लिखूंगा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करूंगा, तब जाकर के बाद मेरे पास माइक्रोस्कोपिक सिस्टम की एनर्जी आएगी। ठीक, कितनी बात के लिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम से मतलब है कि कोई भी छोटी चीज, और छोटी चीज से मतलब है कोई भी इंडिविजुअल एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आपका कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या तो आपको कोई प्रोटॉन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल के लिए। ठीक, अब वापस से आते हैं जो हमारे काम की चीजें जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को। ठीक, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से सीधा सा मतलब है कोई भी बड़ी चीज, यानी कि कोई भी लार्जर ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है, कोई भी लार्जर ऑब्जेक्ट। अगर लार्जर ऑब्जेक्ट किससे बना होता है आपका, किससे कॉन्स्टिट्यूट होता है, कलेक्शन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से बना होगा, कलेक्शन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल से कलेक्शन ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स का आप कुछ और भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं, बल्क। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ हम थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी बल्क सिस्टम या मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोल तो उसकी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी डिटरमाइन करते हैं। तो अब तक हमने देख लिया जो थर्मोडायनेमिक्स है वो किस टाइप के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। ठीक, तो अब वापस से पुरानी डेफिनेशन पे जाते हैं जो हमने डिफाइन करी थी थर्मोडायनेमिक्स की, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट फॉर्म। थोड़ा उसको और अपडेट कर देते हैं हम डेफिनेशन को। ठीक, उसको डेफिनेशन अपडेट करने के बाद हमारी क्या हो जाएगी वो देखते हैं। जो पुरानी डेफिनेशन थी मेरी थर्मोडायनेमिक्स की वो क्या थी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, मिशन ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि जो थर्मोडायनेमिक्स है किस टाइप के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि किस लेवल पर स्टडी करता हूँ, वो किस लेवल पर स्टडी करता हूँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो अभी डेफिनेशन में मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, मैक्रोस्कोपिक लेवल, एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ना कि आपका माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक, ये मेरी प्रॉपर डेफिनेशन हुई थर्मोडायनेमिक्स। क्या हुई, थर्मोडायनेमिक्स क्या है एक्चुअली, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन डिफरेंट फॉर्म एट मैक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी होगी तो इंटरेक्शन होंगे। इंटरेक्शन कभी भी कोई भी अकेली चीज के अंदर तो होगा नहीं, तो तब भी इंटरेक्शन होगा आपका एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। तो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या डिफाइन करते हैं, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगी तो इंटरेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरेक्शन। ठीक, जब इंटरेक्शन होगा वो किसके बीच में होगा, मोर देन, इंटरेक्शन बिटवीन मोर देन वन ऑब्जेक्ट देन वन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो मोर देन वन ऑब्जेक्ट को थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफाइन किया जाता है, वो आपका डिफाइन किया जाता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या किया जाता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक, सबसे पहले देखेंगे जो सिस्टम है उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, फिर उसके बाद देखेंगे जो सराउंडिंग है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम को ही। ठीक, तो सिस्टम को इस तरीके से डिफाइन किया गया है थर्मोडायनेमिक्स में कि यूनिवर्स का एक ऐसा पार्ट जिसकी प्रॉपर्टीज में मुझे इंटरेस्ट है, जिसकी प्रॉपर्टीज इन्वेस्टिगेट करने वाला हूं, जिसकी प्रॉपर्टीज फाइंड करने वाला हूं, जिसकी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करने वाला हूं, तो मेरा पार्ट क्या कहलाएगा, सिस्टम। किस तरीके से डिफाइन किया गया मैंने, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स
यूनिवर्स, यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो मेरा क्या कहलाएगा? सिस्टम। क्या कहलाएगा? सिस्टम। अब तक हमने देख लिया कि सिस्टम क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक। सपोज दिस इज द पार्ट, यूनिवर्स का ये पार्ट है, सपोज ये क्या है मेरा? सिस्टम, ठीक। अब हम डिफाइन करते हैं सराउंडिंग क्या है, ठीक। सराउंडिंग, सराउंडिंग को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, वो देख लेते हैं। तो सराउंडिंग को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, सिस्टम के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है, सिस्टम के अलावा जो बचा हुआ पार्ट है और जो आपका सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता हो, वो मेरा क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। किस तरीके से डिफाइन किया गया? रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स विच कैन इंटरेक्ट विद सिस्टम, विद सिस्टम, वो क्या कहलाएगा? मेरा सराउंडिंग, ठीक। सपोज ये मेरा कंप्लीट जो है एक क्या है आपका? ये कंप्लीट क्या है आपका? एक यूनिवर्स। क्या है? यूनिवर्स। और ये सपोज ये मेरा पार्ट था सिस्टम, और इसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या हो गया मेरा? क्या कहलाएगा? सराउंडिंग। क्या कहलाएगा? सराउंडिंग, ठीक। और अगर मैं सिस्टम प्लस सराउंडिंग को मिला दूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा मेरा? सिस्टम और सराउंडिंग को मिला करके अगर मैं बोलूं किसके बराबर है? यूनिवर्स के। किसके बराबर? यूनिवर्स। इतनी बात क्लियर हुई कि सिस्टम और सराउंडिंग को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक। अब बात करेंगे जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होंगे उनके बेसिस पर जो आपका सिस्टम है वो कितनी टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो 3 टाइप की कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है। आपका जो सबसे पहली कैटेगरी है उसको देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। जो पहली कैटेगरी है उसको देखते हैं, ठीक। ठीक है, सिस्टम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है सराउंडिंग के इंटरेक्शन के बेसिस पर? वो सिस्टम है आपके पास, ठीक। वो कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 3 में। ओपन, ओपन सिस्टम, दूसरा आपका क्लोज्ड, तीसरा आपका आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। सबसे पहले देखेंगे ओपन सिस्टम क्या होता है। तो ओपन सिस्टम किस तरीके से डिफाइन किया गया है थर्मोडायनेमिक्स में, वो देखते हैं। ओपन सिस्टम इस तरीके से डिफाइन किया गया है, कोई भी जब सिस्टम इंटरेक्शन करेगा सराउंडिंग के साथ, जब आपका सिस्टम एनर्जी प्लस मैटर एक्सचेंज कर सकता हो, वो कैसा सिस्टम होगा? ओपन सिस्टम। कैसा सिस्टम होगा? कैन एक्सचेंज, एक्सचेंज एनर्जी प्लस मैटर, वो कैसा सिस्टम होगा? जब आपका सिस्टम एनर्जी प्लस मैटर एक्सचेंज कर सकता हो सराउंडिंग के साथ, वो कैसा सिस्टम होगा आपका? ओपन सिस्टम, ठीक। ओपन सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास कोई भी बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर कोई भी लिक्विड भरा हुआ है, तो जब ग्लास की बॉल्स किससे बनी होती हैं? आपकी ग्लास से, ग्लास से बनी होती हैं। तो ग्लास से बनी होंगी और एक तरीके से आपका जो एक तरफ से आपका बीकर क्या है? ओपन, ओपन है। तो ओपन जो ये आपकी ग्लास की बॉल्स है उनसे तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ओनली जो ओपन साइड है, लेकिन ओपन साइड से आपका एनर्जी प्लस मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकता है। तो मेरा कैसा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम। कैसा सिस्टम हो गया? ओपन सिस्टम। अब बात करेंगे क्लोज सिस्टम किसको कहते हैं, ठीक। तो क्लोज सिस्टम किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में? कोई भी एक ऐसा सिस्टम जब सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा तब आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है ओनली, ना कि आपका मैटर। तो वो कैसा सिस्टम होगा? क्लोज सिस्टम। ओनली एक्सचेंज, ओनली एक्सचेंज एनर्जी, तो वो कैसा सिस्टम होगा आपका? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं, इसी से रिलेट कर लेते हैं। सपोज एक तरफ से मेरा ये बीकर क्या था? ओपन। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। कैसे कर देता हूँ? क्लोज, ठीक है, ग्लास की बॉल से क्लोज कर दिया। तो अब मेरे चारों तरफ से क्लोज हो गया, तो मेरा ये सिस्टम जो ओनली एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, ना कि आपका मैटर, तो कैसा सिस्टम हो जाएगा? क्लोज सिस्टम। अब बात करेंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो है जब सिस्टम सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा, ना तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है और ना ही मैटर, तो वैसा सिस्टम हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर, वो कैसा सिस्टम हो गया? आइसोलेटेड सिस्टम।
ठीक, अब बात करेंगे आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल की। आप डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हो? थर्मस यूज करते हो। क्या यूज करते हो? थर्मस। आपका कोल्ड वाटर कोल्ड रहता है, नॉर्मल वाटर नॉर्मल रहता है, हॉट वाटर हॉट रहता है। तो उसमें क्या होता है, जो थर्मस की बॉल्स होती है इंसुलेटेड होती है, थर्मली इंसुलेटेड होती है, ना तो आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है, ना आपका मैटर एक्सचेंज हो रहा है। तो वो कैसा सिस्टम हो जाता है मेरा? थर्मस आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज आपके पास ये थर्मस बोतल है, ठीक ठीक है, जो इसकी बॉल्स हैं, ये वाली बॉल्स हैं, ठीक है। तो बॉल्स का क्या होगा, जो बॉल्स होंगी वो थर्मली इंसुलेटेड है। थर्मली इंसुलेटेड होने की वजह से ना तो मेरी मैटर एक्सचेंज हो रहा होगा, ना आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होगी। तो उससे कैसा सिस्टम होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड। इतनी बात क्लियर कि आइसोलेटेड सिस्टम किसे बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हमने क्या देख लिया, जो सिस्टम है सराउंडिंग के साथ इंटरेक्शन के बेसिस पर हमने क्या देख लिया कि कितने टाइप्स के होते हैं। वो होता है ओपन सिस्टम, या तो क्लोज सिस्टम हो सकता है, या आइसोलेटेड सिस्टम हो सकता है। तो अब हमने सिस्टम और सराउंडिंग को तो डिफाइन कर लिया। सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन करने के बाद कोई एक ऐसी चीज भी तो होगी सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी। ठीक, सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है? आपका बाउंड्री। तो हम बाउंड्री को डिफाइन करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक, तो बाउंड्री को डिफाइन किया जाता है ठीक है, बाउंड्री को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि कोई भी एक ऐसी चीज सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर सके या डिस्टिंग्विश कर सके, वो क्या कहलाएगी? मेरी बाउंड्री। क्या कहलाएगी? बाउंड्री। कोई भी एक ऐसी चीज, यानी कोई भी एक ऐसे इंटरफेस जो आपके सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर सके, वो क्या कहलाएगी? बाउंड्री। कैसे डिफाइन किया मैंने? आ इंटरफेस which can separate or distinguish system and surrounding, वो क्या कहलाएगी? मेरी बाउंड्री। क्या कहलाएगी? बाउंड्री। तो बाउंड्री भी मेरी टू टाइप्स की होती है थर्मोडायनेमिक्स में। वो कौन कौन सी होती है? या तो आपकी बाउंड्री कोई भी रियल हो सकती है, या आपकी बाउंड्री इमेजिनरी हो सकती है। कैसी हो सकती है? इमेजिनरी। ठीक, तो अगर इन दोनों बाउंड्री को समझते हैं, रियल बाउंड्री से क्या मतलब और इमेजिनरी बाउंड्री से क्या मतलब। सपोज आपके पास कोई भी बीकर है, ठीक है, बीकर के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक ठीक, तो ये जो, और ये मेरी क्या है? सराउंडिंग, जो क्या है? एयर। ठीक है, सपोज इतनी मेरे पास सराउंडिंग है, ठीक है, ये मेरे पास सराउंडिंग है। ये जो सराउंडिंग है वो मेरी क्या है? एयर। ठीक है, क्या? एयर। जो लिक्विड है मेरा वो क्या है? सिस्टम, जिसकी प्रॉपर्टी जो मुझे इंटरेस्ट है, जिसकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। ठीक है, और जो मेरी जो इंटरेक्ट करेगी वो क्या है? एयर। वो क्या होगी? मेरी सराउंडिंग। ठीक, अब ये देख पा रहे होगी जो बीकर है, जो बीकर की वॉल्स हैं, वो एयर और लिक्विड को सेपरेट करेंगी। तो मैंने बाउंड्री को क्या डिफाइन करा? जो भी मेरे सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करेगी वो क्या होगी? बाउंड्री। तो ठीक, जो ग्लास की बॉल्स हैं वो लिक्विड और एयर को सेपरेट कर रही है, वो क्या कहलाएगी? मेरी बाउंड्री। क्या कहलाएगी? बाउंड्री। अब ये देख सकते हो कि जो ग्लास की बॉल्स है उसको देख सकते हो, जब भी कोई भी चीज देख सकते हो वो कैसी चीज होगी? रियल। तो ग्लास की बॉल्स कैसी बाउंड्री हुई? रियल बाउंड्री। कैसी बाउंड्री हुई? रियल बाउंड्री। ठीक है, सपोज अब ये देख पा रहे हो बीकर जो है मेरा एक तरफ से ओपन है। जब ये बीकर ओपन है, जो मेरी एयर है, यहाँ पर जो एयर है और लिक्विड है उसके बीच में एक इंटरफेस बन रही होगी जिसको नहीं देख सकता हूं, जो मेरे सेपरेट कर रही है किसको? एयर और लिक्विड को। तो वो मेरी कैसी बाउंड्री होगी? क्योंकि मैं इस इंटरफेस को देख नहीं सकता हूं, तो मेरी कैसी बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री। कैसी बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री। कैसी बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री। ठीक, अब तक हमने क्या देख लिया? सिस्टम भी देख लिया, सराउंडिंग भी देख ली, और जो बाउंड्री है वो किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, उसको भी देख लिया। ठीक, अब बात करेंगे वापस से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पर जाते हैं। ठीक, ठीक है, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगी तो उसे कुछ मीडियम की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो मीडियम की जरूरत पड़ेगी या मोड की जरूरत होगी जब भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगी।
तो सपोज मेरे पास कोई एग्जांपल लेता हूँ, मुझे टैंक के अंदर वाटर ही भरना है। अगर मैं समर से वाटर भरना चाहता हूँ टैंक के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि कोई एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। वाटर अपने आप तो पहुँच नहीं जाएगा टैंक के अंदर, तो अगर मुझे वाटर टैंक के अंदर पहुँचाना है तो मुझे पाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइप क्या कर रहा है मेरा, एक तरीके से मीडियम है वाटर को टैंक तक पहुँचाने के लिए। तो इसी तरीके से मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगी, तो वहाँ पर मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी के लिए मुझे एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, एक मोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए जो मोड होते हैं वो मेरे हीट एंड वर्क होते हैं। क्या होते हैं? तो जो मेरे हीट एंड वर्क क्या है, मेरे मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीट को देखेंगे, हीट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में, फिर उसके बाद देखेंगे वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो हीट को डिफाइन करते हैं सबसे पहले। ठीक, हीट को देखते हैं। तो हीट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में? हीट को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आपकी फ्लो होती हो अक्रॉस द बाउंड्री। ठीक, और जब आपकी सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही होती है, ठीक है, और ये कंप्लीटली कन्वर्टेबल हो जानी चाहिए, कंप्लीटली यूटिलाइज हो जानी चाहिए, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ये क्वांटिटी आपके टेम्परेचर डिफरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो क्या कहलाएगी मेरी हीट? तो हीट को किस तरीके से डिफाइन किया मैंने? एनी क्वांटिटी विच फ्लो across boundary during change in state of the system। ठीक, due to which there is temperature difference between system and surrounding। मतलब क्या हुआ वो देख लेते हैं। ठीक, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपकी अक्रॉस द बाउंड्री फ्लो होती है, और जो जिसकी वजह से एक टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा होता है जब सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही होती है। ना तो इसका कोई लेना देना है इनिशियल स्टेट से, ना आपको लेना देना फाइनल स्टेट से। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपके पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ठीक, और ये इसकी सराउंडिंग, ठीक, ठीक है, जो सिस्टम है, जो लिक्विड है वो क्या है मेरा सिस्टम है, ठीक है, जो भरा हुआ है क्या है सिस्टम। ठीक, जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर इनिशियल है Ti, जो सराउंडिंग है उसका इनिशियल टेम्परेचर है आपका Ti। ठीक है, जो फाइनल टेम्परेचर आएगा इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आएगा डेल्टा टी का। ठीक है, सपोज डेल्टा टी का टेम्परेचर आया, ठीक है, और जो फाइनल टेम्परेचर सराउंडिंग का TF1 है और जो सिस्टम का TF2, और डेल्टा TF किसके बराबर होगा? डेल्टा TF2 माइनस TF1। ठीक है, जितना भी टेम्परेचर डिफरेंस आया डेल्टा टी, वो किसकी वजह से आएगा? वो हीट की वजह से आएगा। जितनी क्वांटिटी मेरी डेल्टा टी टेम्परेचर लाने में लगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करने में लगी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो क्वांटिटी किसके बराबर होगी? हीट के बराबर, यानी कि वो हीट होगी। जितनी भी वो क्वांटिटी मेरी डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस लाएगी, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस लाएगी बिटवीन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो क्या होगी? हीट। ठीक, इतनी बात क्लियर? हीट किस तरीके से डिफाइन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में? तो हीट के बारे में दो बात ध्यान में रखने वाली बात है। सबसे पहली बात, जो आपको जो हीट होती है वो ओनली बाउंड्री पर ही अपीयर होती है, इसका किसी और जगह से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, वो पहली बात हुई, क्या हुई? हीट अपीयर्स ओनली एट बाउंड्री। ठीक है, जो हीट के बारे में पहले मैंने एक बात बताई थी कि इसका जो हीट का कोई लेना देना नहीं है इनिशियल स्टेट से ना फाइनल स्टेट से। तो इसका मतलब क्या हुआ? दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? हीट इज नॉट एसोसिएटेड विद फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। हीट समझ में आया? हीट को किस तरीके से डिफाइन किया मैंने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो अब बात करेंगे वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में लेट्स टॉक अबाउट द वर्क। ठीक,
वर्क को भी थोड़ा हीट की तरह ही डिफाइन किया गया है, लेकिन ये दोनों टर्म काफ़ी अलग अलग है अपने आप में ही, ठीक है। तो जो वर्क है वो किस तरीके से डिफाइन किया गया कि कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो आपकी फ्लो होती है हीट की तरह अक्रॉस द बाउंड्री, और जब सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही होती है, लेकिन ये जो एक क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली यूटिलाइज होती है आपकी जो मास है सराउंडिंग के अंदर उसकी हाइट चेंज करने में, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है इसका कोई लेना देना नहीं है जो इनिशियल स्टेट है सिस्टम की और जो फाइनल स्टेट है, ठीक है। किस तरीके से डिफाइन किया गया मैंने वर्क को, एनी क्वांटिटी विच फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम विच इज कम्प्लीटली कन्वर्टेबल, विच इज कम्प्लीटली convertible to change height of mass in surrounding, ठीक। अब मैंने क्या बात बोली, कैसे डिफाइन किया, कोई भी एक ऐसी क्वांटिटी जो आपकी फ्लो होती हो अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक, जब सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही हो, जो एक कम्प्लीटली यूटिलाइज हो जानी चाहिए हाइट को चेंज करने के लिए मास की सराउंडिंग के अंदर, ठीक। तो इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज आपके पास कोई भी सिस्टम है और जो मास है m, उसकी हाइट है hi इनिशियली, ठीक, कितनी है hi, जो इनिशियल प्रेशर है वो pi है, जो इनिशियल वॉल्यूम वो bi है, ठीक है। ये मूवेबल पिस्टन है और ये मास m हो गया, ठीक है। जो फाइनल स्टेट बनी, सपोज फाइनल स्टेट मेरी क्या आई, ये आई, ठीक है। जो फाइनल हाइट हुई वो मेरी क्या हुई, hf मास m की, ठीक। जो वॉल्यूम और प्रेशर हुआ pf bf, ठीक है। और ये मूवेबल पिस्टन यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, इसमें देख सकते हो कि जो इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है उसमें एक हाइट डिफरेंस है मास का, ठीक है, मास के लिए। तो जो हाइट डिफरेंस के लिए जो क्वांटिटी लगेगी, जो हाइट डिफरेंस के लिए जो क्वांटिटी लगेगी वो किसके बराबर होगी, आपकी वर्क के बराबर। जो क्वांटिटी जो सिस्टम के अंदर जो मास को चेंज किया है हाइट फ्रॉम हाइट hi टू hf, वो क्वांटिटी जितनी भी लगी हाइट को चेंज करने के लिए मास की सराउंडिंग के अंदर, वो किसके बराबर होगी, आपकी वर्क के बराबर। किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर। किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर। तो ठीक है, तो किसके बराबर हुई, वर्क के बराबर। जो क्वांटिटी मेरी हाइट h को चेंज करने में लगी, इसकी मास m की सराउंडिंग के अंदर, वो क्वांटिटी किसके बराबर होगी, वर्क के अंदर। अब तक हमने देख लिया कि वर्क को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। वर्क को भी देख लिया, हीट को भी देख लिया। तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मेरे थर्मोडायनेमिक्स में इतना ही। तो मैंने क्या देखा, समराइज कर देता हूँ आज टोटल, ठीक है। तो समराइज करते वक्त तो सबसे पहले देखा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसके बाद देखा डे टू डे लाइफ में कैसे हमने रिलेट किया थर्मोडायनेमिक्स को, उसके बाद देखा जो थर्मोडायनेमिक्स है, जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी अकेले तो इंटरेक्शन करेगा नहीं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में होगा। जो एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उसको डिफाइन करते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या डिफाइन करते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन करने के बाद मैंने देखा कि जब भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इंटरेक्शन होगा तो उसके बेसिस पे 3 डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। उन तीनों को डिफाइन करा। उसके बाद मैंने देखा कि उनके जो एग्जांपल्स हैं उनको देखा। फिर उसके बाद देखा कि जो सिस्टम और सराउंडिंग है उसको कोई चीज़ तो सेपरेट करेगी, वो क्या चीज़ होती है, बाउंड्री। बाउंड्री को डिफाइन करा कि बाउंड्री कितने टाइप्स की हो सकती है, 2 टाइप्स की, रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। उसके बाद देखा कि जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसे एक मोड की ज़रूरत होगी। मोड की, यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए मोड कौन कौन से, हीट और वर्क। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो आपका जो फर्स्ट लॉ है उसको देखेंगे, जो जीरोथ लॉ है उसको देखेंगे, जो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन और मैक्सवेल रिलेशन को देखेंगे। इफ यू लाइक द कंटेंट देन सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।